अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर नज़ीर। आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं इनसाइट विद डॉक्टर आमिर। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल। डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल साहब की ख़ास बात ये है कि ये पंजाब के वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जो लगातार 5 दफ़ा MPA बने और इन्होंने 22 साल लगातार पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया और बड़ी इफ़ेक्टिव पॉलिटिक्स की। और इनकी सियासत का दूरा इम्तियाज़ ये भी था कि एक अपने हलके में ये इतने ज़्यादा वर्किंग समझे जाते थे कि शायद इनके बाद ऐसा कोई MP आएगा जो इतना ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेगा। तो हमने कुछ सवालात हैं जो लोगों के सवालात हैं वो हमने कुछ इनके सामने रखने हैं ताकि आप लोग भी जान सकें, क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज ऐसी होती हैं जो आप जानना चाहते हैं लेकिन आप पूछ नहीं सकते। तो हम वो सवाल इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप इनके बारे में क्या परसीव करते हैं। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मेहरबानी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप एक MBBS डॉक्टर हैं और बड़े अरसे से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हैदराबाद के एरिया में। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने MBBS क्यों किया और इस कैरियर का आगाज़ कैसे किया? यानी एक स्टोरी बता दें अपने तालीम की, अपने कैरियर की, और उसके बाद हम सियासी मामलात पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलोंग हैदराबाद के गांव है 33 DNB, चक नंबर 33 DNB। वहाँ पे मेरे वालना रहते थे, छोटे से ज़मींदार थे, वहीं मैं पैदा हुआ। मैट्रिक मैंने 36 DNB हाई स्कूल से किया। उसके बाद FSC मैंने SC कॉलेज बहावलपुर से की। MBBS मैंने निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से किया 88 में। हाउस जॉब निश्तर में ही किया। साल को मैंने न्यूरो सर्जरी वार्ड बहावलपुर में काम किया। 91 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की हैदराबाद में। मेरे कुछ दोस्त थे, मुखलस दोस्त थे, जो मुझे ले गए हैदराबाद। ये वो दौर था जो हैदराबाद लाइट नहीं थी, रोड्स तो एक साइड पे लाइट्स भी नहीं थी। मैंने 2 साल बगैर लाइट्स के गुजारा किया। उसके बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस हैदराबाद से है, जब तक ज़िंदगी है रहेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप सियासत में क्यों आए? क्यों आपने ये चूज़ किया? कौन आपको लेके आया? किसने मोटिवेट किया? ये तो मुझे आज तक मुझे खुद समझ नहीं आई। प्रोफेशन तो मेरा नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से जब मैं बना, ये सेहरा तारिक बशीर चीमा साहब के सर जाता है। वो मुझे दोस्त तारिक बशीर चीमा साहब के पास फ़र्स्ट टाइम लेके, उससे पहले मेरा कोई ताल्लुक किसी पार्टी के साथ नहीं था। हैदराबाद का रहता था, प्रैक्टिस करता था, वहीं रहाइश थी। तो कुछ दोस्त चीमा साहब के पास लेके आए, चीमा साहब ने मुझे सियासत में लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फ़र्ज़ समझ के किया है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं आवाम को नहीं अल्लाह ताला की ज़ात को भी जवाबदेह हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना देर भी मैंने सियासत की है, कोशिश की है कि मेरी तरफ से आवाम को जो फ़ायदा पहुँच सकता है, किसी के दुख दर्द बंदा जितने बांट सकता है, कम कर सकता है, मैंने किए हैं। और सियासत के रुख को मोड़ा है, सियासत के कंसेप्ट को मैंने चेंज किया है। जो पहले होता था, एक ग्रुप बन गया, सपोज़ PP का बना, नून के ट्रांसफ़र, नून बना PPA का ट्रांसफ़र, उसको ख़त्म किया हमने काफ़ी हद तक। जो नाजायज़ पर्चे होते थे उसको कम किया है। कोशिश किया है कि सियासत को इबादत समझ कर करें और किया है इंशाअल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और है कि जैसे आपने फरमाया कि चीमा साहब ग्रुप से आपने आगाज़ किया, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको चौधरी मजीद साहब ने भी प्रपोज़ किया था कि आप पॉलिटिक्स में आएँ। वो असल में शुरू में तारिक बशीर चीमा साहब ने मजीद ग्रुप को प्रपोज़ किया था कि आप एक आदमी दे दें, वो उनको हम MPA का इलेक्शन लड़ाते हैं। चौधरी मजीद साहब ने मेरे से रब्ता किया। हमने कंपेन चौधरी मजीद साहब के साथ ही मैंने शुरू की थी। फिर 2 हफ्ते के बाद वो वापस चले गए कि हमने चीमा साहब क्योंकि PP में हैं, हमने PP में नहीं लड़ना। तो मुझे फिर चौधरी मजीद साहब ने कहा कि आप हमारे साथ ठहरें। तो हमने PP की सियासत नहीं करनी, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियाँ हैं। उसमें करदार सरदार आसफ़ अहमद अली मरहूम साहब का था, जो साहब का वज़ीर ख़ारजा थे, कसूर वाले का। उन्होंने इनको कहा कि आप जुनेजो लीग से लड़े, और इन्होंने पहला इलेक्शन फिर जुनेजो लीग से लड़ा था। ठीक है। मैं फिर वहीं स्टैंड कर गया। दोस्तों ने कहा कि यार आप लोग इधर आए थे। मैंने फिर चीमा साहब के साथ स्टैंड किया और जितनी देर सियासत की तारिक बशीर चीमा साहब से ग्रुप से की। नहीं, जो चीमा साहब ने इनसे रिक्वेस्ट की थी चौधरी मजीद साहब को कि आप एक बंदा मुझे दे दें, तो उन्होंने अपनी फैमिली से कोई नहीं दिया बंदा? महमूद मजीद साहब को दिया था महमूद पहले, मजीद साहब को। और फिर कुछ हालात ऐसे बन गए, ऊपर से दोस्तों ने उनको डरा इतना दिया कि आपने PP से लड़ना है। दौर परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए उन्होंने फिर सरदार आसफ़ अहमद अली साहब के कहने पे ये वापस जुनेजो लीग में चले गए। उसके बाद फिर ये नून में चले गए। इसलिए चीमा साहब के साथ इन्होंने स्टैंड नहीं किया।
एक सवाल है बड़ा आपकी सियासत से रेलेवेंट है कि आपने जैसे परफॉर्मेंस की बात की है, आज भी जो यजमान के आखिरी मौके हैं जिनको हम टेल कहते हैं, टेलों पर पानी नहीं जाता, ख़ास तौर पर जो शाही वाला के आगे गांव हैं या जो मिराना की तरफ चले जाएं, आज भी वो टेलों वाले लोग पानी के बगैर हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोशिश तो हमने, क्योंकि पानी की शार्टेज पीछे से ही है, हमारी नहरें वैसी टेल पे हैं, हमने तो कोशिश की है जो टेल वाली नहरें उनको पक्की किया जाए ताकि पानी टेलों पे पहुंचे। काफ़ी हद तक तो बेहतर हुआ है, लेकिन उनके पानी की कमी ओवरऑल ही हमारे मुल्क में है, इसलिए जो टेल वाले हैं वो तो सफ़र करते हैं। नहीं वो डॉक्टर वो तो सफ़र तो करते हैं, लेकिन देखें ना, फिर भी एक आप पार्लियामेंट्री मेंबर थे, असर व रसूख था, वजारतों में रहे, असम्बलियों में रहे, कुछ तो ऐसा किया जा सकता था ना कि उन लोगों का नहीं, कुछ ख्याल उसकी रखा अमर जाता। भाई वजह ये थी, देखो ना, हमारी नहर की जो कैपेसिटी है वो तो वही रहनी है। आगे काश्त बढ़ गई, नहरी पानी है 35% के लिए, काश्त हमारी होगी 100%। अब देखो ना, जो 1926 में थी और 1925 में थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, सारी ज़मीनें आबाद हो गई। अब उनके लिए तो फिर मुमकिन नहीं था, ये तो ये चाहता कि एक नहर और आती। कोशिश हमने बहुत की, तारिक बशीर चीमा साहब ने कोशिश बहुत की, परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला थे, हम उस दौर का आप देखें कि एस्टीमेट बने हुए थे कि पीछे हेड इस्लाम पे कि वहाँ जो उनका साइज़ था वो बढ़ाना था। उसके बाद दोबारा जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, उस टाइम भी हमने कोशिश बड़ी की, वो बल्कि हो बस मैं समझता हूँ कि महकमे की नाअहली की वजह से काम नहीं हुआ। उस टाइम पैसे भी चौधरी साहब ने रिलीज़ कर दिए थे, ये 2022-23 में। ठीक है। काम शुरू भी हो गया था, बस फिर महकमे ने ऊपर नीचे करके काम मुकम्मल नहीं हो सका। वो अगर हो जाता, उस पे भी काफ़ी हद तक पानी की कमी ठीक हो जानी थी। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो महकमे के लोग होते हैं ये इतने ताकतवर हो जाते हैं, ये बहुत ताकतवर है, तो ये अपने पार्लियामेंटेरियंस को बाईपास कर ये जाते हैं। बहुत ताकतवर लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है बड़ा अहम, RHC हेडराज का। RHC हेडराज का जो फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है कम से कम महीने का 1 लाख से 1.5 लाख तक फुटफॉल ज़रूर होगा उसका, लेकिन उसको अपग्रेड नहीं किया जा सका, ना डॉक्टर्स की कमी आपने पूरी की जा सकी, ना उसको किसी भी लिहाज से अपग्रेड नहीं किया गया। आपने मेरे ख्याल आजकल नहीं देखा जाके, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला दोबारा बने थे ना, ये मेरे ख्याल पंजाब का वाहिद RSC सेंटर है जहाँ डायलिसिस यूनिट हमने बनाया था, गैनिंग कम्प्लेक्स बनाया था, 15 बेड का हॉस्पिटल, जहाँ पे एम्बुलेंस फीमेल को घर से उठाना, डिलीवरी करवा के घर वापस छोड़ना, मेरे ख्याल पूरे पंजाब में नहीं होगा। पूरा हॉस्पिटल हमने नया बनाया था। थे पर वो है नहीं वहाँ पे डायलिसिस और नहीं, डायलिसिस अब बदकिस्मती अब तो सारे हॉस्पिटल आउटसोर्स हो गए। वो अभी फिर मशीनें हमने यजमान THQ भी शिफ्ट कर दी, ताकि जब पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, जब कोई यूज़ ही नहीं करेगा। नहीं, उनको क्यों नहीं यूज़ किया जा सका? डॉक्टर्स नहीं अब थे, फंड नहीं, नहीं था। क्राइटेरिया चेंज हो गया ना, BHU सारे आउटसोर्स हो गए, RSC हॉस्पिटल ही आउटसोर्स हो गए, वो तो सिस्टम ही नहीं रहा। तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं, अब वो जो आउटसोर्स हो जाएंगे तो वो चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ज़रा वो जो नया आएगा, जो जो सपोज हॉस्पिटल लेगा, वो तो अपने हिसाब से चलेगा ना। ठीक। ये बदकिस्मती समझ लें हमारी, वरना ये ऐसा हॉस्पिटल बिल्कुल सारे का सारा नया, जो डॉक्टर्स ने कहा था कि हमें ये चाहिए, पूरी बिल्डिंग समझो नई, गेट, विंडोज़, आगे कितने ग्राउंड पड़े थे वो सारे हमने प्लेन करके टफ्टर लगा के, बाहर से नज़र ही नहीं आता था कि यार ये हडराजका का हॉस्पिटल है। ये और जो सारी आउटसोर्स इसी की वहाँ पे जदीद एक्सरे मशीन, ठीक है, जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ पे, और डेंटल यूनिट जदीद, थिएटर का सारा सामान फुल फ्लैज, मैंने जो रिक्वायरमेंट होती थी वो वहाँ पूरी की है। बदकिस्मती आगे से हमारे पास नहीं चला, तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब एक और आप इल्ज़ाम है, ये तो सवाल थे, एक इल्ज़ाम है जो हल्के में काफ़ी लोग करते हैं कि डॉक्टर साहब का एक प्राइवेट कॉलेज है हडराज का, और वहाँ पे एक सरकारी कॉलेज अप्रूव हुआ था, और डॉक्टर साहब ने अपने असर व रसूख से वो बनने नहीं दिया कि शायद उनका अपना कॉलेज नाकाम ना हो जाए। बदकिस्मती समझ लें कि मैं इतना पावरफुल हो गया, जहाँ जो भी संक्शन होता है वो चीज़ बनती है, कोई उसको रोक नहीं सकता। सपोज़ अगर मैंने कोई संक्शन चीज़ करवाई है तो मैंने बनानी, अपोजिशन वाले तो कुछ कर नहीं सकते। मैं समझता हूँ ये मेरे पे है। 36 DRB हाई स्कूल आप देखना, हायर किसने करवाया, सारी बिल्डिंग अनफंडेड बिल्डिंग 93 की थी। आज भी कोई पुराने कर्नल अरशाद कमर साहब आए थे उस टाइम, NLC के पास ये प्रोजेक्ट्स गया था, उससे पूछना, वो पहले दिन आया है
तो मैंने उसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि सर ये हॉस्पिटल ये स्कूल का मैंने मैटर यहाँ से किया है, तो इसकी बिल्डिंग बनी। वो उसी टाइम उठा, इंजीनियर साथ लिए, हम 36 DNB हाई स्कूल में गए हैं। इंजीनियर कहते हैं यार 93 की अनफंडेड स्कीम पड़ी है, दीवारें हैं, ये नहीं बन सकती। कर्नल साहब ने कहा ये बनेगी, और वो हमने बनाई। IT सेंटर बनाया, हायर सेकेंडरी स्कूल हमने फंक्शन करवाया जो कि आज तक फंक्शन है। वहाँ फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल बना के एग्ज़ामिनेशन सेंटर हमने शुरू करवाया। वो दिन थे जब बच्चों की रोल नंबर स्लिप चालू हो गई थी। मैडम बल्कीस होती थी चीफ या चेयरमैन होती थी बोर्ड की, और अभी भी ज़िंदा है चौधरी बशीर साहब, ये कंट्रोलर थे। मैंने कहा ये इसी साल सेंटर होगा, वो इसी साल सेंटर बना फिर, और आज तक बन रहा है। उसके बाद जितने हाई स्कूल देख लें आप, 44 DNB है, खुथड़ी है, इनकी बिल्डिंग, मिथड़ा मंगला वो देख लें, आज वो स्कूल की शेप आप देख लें। 36 DNB गर्ल्स कॉलेज देख लें। बदकिस्मती में समझ लें कि 2002 चौधरी परवेज़ राय साहब वाले दौर में वहाँ गर्ल्स कॉलेज सेक्शन हुआ था, वो हमने करवाया था। उसके लिए बदकिस्मती जगह थी, 2 एकड़ हाई स्कूल के साथ चाहिए, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल था। वहाँ पे दोस्तों ने कोशिश बड़ी की, वो हमें जगह नहीं मिली। साथ जिनकी ज़मीन थी उन्होंने ज़मीन हमें नहीं दी। गांव वाले ने उनको ऑफर भी की, हर लिहाज से भी जितने पैसे चाहिए ले लें ताकि हायर बन जाए। 85 कनाल जगह आज भी 2002 वाले दौर के हडराजका पे स्कूल के नाम है, और रिज़र्व है स्कूल के नाम। ये 2002 वाले दौर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 10 साल नून की हुकूमत रही, क्यों नहीं बनाया? कोई संक्शन नहीं हुआ था। संक्शन मुमताज़ जज्जा साहब ने करवाया था कॉलेज, टेल वाला उन्होंने अपने हलके में बनवाया। बदकिस्मती हडराजका पे कोई गर्ल्स कॉलेज संक्शन नहीं हुआ था। अगर होता तो बनना था, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? किसी के कहने पे कोई चीज़ रुकती नहीं है। जो गवर्नमेंट में होगा, जो चीज़ जहाँ बनाना चाहेगा वहाँ बनेगी। अपोजिशन के कहने पे तो कुछ भी नहीं होता। ये इल्ज़ाम है। ये आप देख लें, ये जितने स्कूल अपग्रेड हुए हैं किस दौर में हुए हैं, सारी बिल्डिंगें रेनोवेट हुई हैं, नई बिल्डिंगें बनी हैं, सारी हमारे दौर में बनी। यानी आप उसको डिनाई करते हैं कि आपने उसको नहीं रोका? 100% मैं हल्फन कहता हूँ, हल्फन। चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा हम सवाल कर ही नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर मैं ये रोकना तो क्या सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आम तौर पर सियासत में ये देखा जाता है कि अपने वोटर के डेरे पे खंबा लगाना है, बिजली तकसीम होनी है, ये फ़ंड आना है, जो बाकी है आपका वोटर नहीं है। और आपके दौर में भी ये होता रहा है, हम नाम नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है कि आप अपने ही वोटर को सिर्फ अच्छा नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है। कभी 8 घर का हो जाता है, कभी 10 घर का हो जाता है, कभी 25 घर का भी रहा शुरू में। वो फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र रखना होता है। 1000 फुट की रेंज होती है ट्रांसफार्मर की। अब एक डेरा 100 फुट आगे चला जाएगा सर, वो रेंज में नहीं आएगा। हमने तो कोशिश, आपको शायद इल्म होगा, मैंने तो खुद एक डेरे पे जाके कोशिश की है कि लगे, देखो ना जहाँ पे लाइट हम देते हैं गांव में देते हैं, कुछ 10 घर हमारे यहाँ 5 मुखालिफ के भी होंगे। ऐसा नहीं है, हमने कम से कम नहीं सोचा। इसका मैं आपको हल्फ दे सकता हूँ कि किसी का डेरा रुकवाना नहीं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, वो क्राइटेरिया पे नहीं आएगा, वो अलग बात है। ठीक। हम तो मुखालफों का घर इसलिए भी लेते थे कि यार ये 4 हमारे घर जो है वहाँ पे लाइट चली जाए, ताकि वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। इसी तरह का एक और सवाल है कि नौकरियों की तकसीम है, वो भी आउट ऑफ मेरिट होती रही है। ये मैं इसका ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि अपने पसंद के लोगों को नौकरियाँ देनी, अपने वोटर्स को नौकरियाँ देनी, उनके और भाई ग्रेड 4 का क्या क्राइटेरिया होता है? हमारे ग्रेड 4 ही होता है ना। इससे ज़्यादा तो आप भी PhD है कि बाकी तो क्राइटेरिया होता है। देखो ना, एक टीचर ने भर्ती है ना, उसका सपोज MPhil या जो भी B.Ed उसका क्राइटेरिया है वो होगा। फिर जो क्राइटेरिया था ना एजुकेशन का, वो तो था कि यूनिवर्सिटी के इतने नंबर हैं, PhD के इतने नंबर हैं, MPhil के, तो वो जो 5 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, उस पर किसी ने क्या कर लेना होता है। हाँ, जो दर्जा चाहरम होते हैं वो ज़ाहिर होती है, उसमें बंदा ऊंच नीच करता है, या कुछ ना कुछ इतना तो हक बनता है मन MPS का कि ग्रेड 4 पे कुछ ना कुछ ऑब्लाइज करे। आप डॉक्टर साहब चले इस सवाल का जवाब ना देना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन होता रहा ऐसे कि ग्रेड 4 के ऊपर भी नौकरियां तकसीम होती रही हैं। नहीं सर, नहीं, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। नहीं देखो ना, नहीं सपोज डॉक्टर्स की आ गई,
मतलब इंजीनियर्स की आ गई या टीचर्स की आ गई, मतलब SST है, SSI, वो तो किस तरह मतलब होता है। एक देखो ना बच्चा, एक हमारे पास सपोज हमारे पास तो आएंगे BA या सिंपल ME, एक PhD आ गया है, तो हम किस तरह उसको इग्नोर कर अच्छा, सकते लोग हैं। खुद क्लेम करते हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो कहते हैं जी हमें डॉक्टर अफजल साहब ने जॉब लेके दी है, हमें चीमा साहब ने जॉब लेके दी है। अच्छा सर, उसमें होता ही है, देखो ना हमारे दौर में जो भर्ती होगी हम अपने खाते में डालेंगे। अब ये मैं आपको 1112 की बात बताऊँ, मैं ये हल्फन कहता हूँ 99.9% मेरिट पे हुई हैं सारी भर्तियाँ। अब जो हमारे दौर में हमने कहा हाँ हाँ ठीक है यार असी तेन भर्ती करवाया है, वो खाते हमने अपने डालनी होती है, होती मेरिट पे है, होती मेरिट पे है। यानी वो लोगों को चकमा देना है, नहीं देखो सेटिस्फाई भी तो करना है ना, सेटिस्फाई करना लोगों कार्रवाई तो पानी है। कई कई इस कार्रवाई च नहीं सी आते, वो कहते नहीं रहने दो, असी मेरिट पे हुए हैं। जो समझदार होते थे ना वो इस मेरिट पे नहीं आते थे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना अब थोड़ा सा सियासी किस्म के सवालात हैं, क्या आज भी अराई जट की सियासत एग्जिस्ट करती है? आप इस पे बिलीव करते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बहुत कम होगी तो होगी, हमने तो अपने दौर में इस लानत को ख़त्म किया। ये देखो ना, हमने मैंने MPS बना इलाके की खिदमत के लिए, उसने सिर्फ एक गांव में सपोज हम वाटर सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पे अराई भी हैं, जट भी हैं, सारे मिले जुले होते हैं। बहरहाल नहीं, मैं नहीं इस पे बिलीव करता, होना भी नहीं चाहिए। ये जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि तारक चीमा साहब इलेक्शन लड़ते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ जो 2 MP हैं वो अराई हों, और इसी तरह सऊद मजीद साहब हैं वो अराई हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ जट भी कोई शामिल हो ताकि ये बैलेंस रहे, पैरिटी रह जाए। नहीं, ये तो देखो ये तो होना चाहिए। देखो अब सपोज मैं अराई हूँ तो हमें जाट बरादरी का ही वोट चाहिए, सुरैकी बरादरी की भी चाहिए हमें। जिस तरह हम नाज़िम के इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे अराई था अराई होता था, जहाँ पे जाट बरादरी जिस कौंसिल में अक्सरियत है वो जाट बरादरी का होता था। देखो ये तो आपको जिनका जो हक है, मेरिट है, उनको देना चाहिए। जब आप सियासत जहाँ से आपने छोड़ी या थोड़ा सा साइड लाइन हो गए, जैसे भी ये भी तो एक बरादरी की सियासत थी ना कि एक अराई जो पिछले 5 एक या पंजाबी कह लें पिछले 5 अदवार से वो लगातार MP इलेक्ट होता रहा है, अचानक उसको साइड लाइन कर दिया जाए, और जैसे ही चनी गोट के हलके इधर शामिल होते हैं तो एक दूसरा उम्मीदवार वो सराइकी उम्मीदवार आ जाए। मैं इसकी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, यानी ना मैं सराइकी के ख़िलाफ़ हूँ ना मैं पंजाबी के हक़ में हूँ, लेकिन एक चीज़ कंसीव ज़रूर की जाती है कि नहीं यार अब सराइकी हल्का शामिल हो गया, सराइकियों का वोट लेना है तो सराइकी कैंडिडेट होना चाहिए। देखो वो तो हालात पे डिपेंड करता है। मैं तो मुझे याद है पहले इलेक्शन के बाद चीमा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरा शौक़ नहीं है। मैं तो देखो ना, मेरा प्रोफेशन सिर्फ क्लिनिक ही मेरा था, और तो मेरा ज़रिया मौश है कोई नहीं। सारा दिन क्लिनिक पे बैठना, शाम को लोगों की खिदमत करना, जो जितना हो सकता था। मैंने तो हर इलेक्शन पे कोशिश की कि मैं ना लड़ूं। मैंने फिर जब बनता था तो मैंने खिदमत समझ के, एक फ़र्ज़ समझ के काम किया है। मुझे शौक़ कोई नहीं था। मुझे आज तक समझ नहीं है कि मैं यार इस प्रोफेशन में क्यों आया हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से सुकून है मुझे, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से इससे जान छूटी है, और बाइज़्ज़त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप अपनी मर्ज़ी के ऑफ़िसर तैनात करवाते रहे हैं, ये आप पर इल्ज़ाम है कि जिनके साथ सियासी वाबस्तगी होती है उन ऑफ़िसर्स को अपने इलाके में ट्रांसफ़र कराना ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी के काम लिए जा सकें। नहीं यार, 2002 हम तो आए फर्स्ट टाइम थे, हम तो किसी को जानते नहीं थे। उसके बाद 10 साल हम अपोजिशन में रहे हैं, फिर मर्ज़ी हमारी कहाँ से शामिल हो गई। आप उसके अपोजिशन में बाद नहीं थे, आप तो जीते हुए थे। नहीं, जीते हुए तो थे, लेकिन यहाँ आपको पता है कि जिसकी गवर्नमेंट ऊपर होती है वही इक़्तिदार में होते हैं ना, अपोजिशन को तो कोई नहीं पूछता है। उसके बाद 3 साढ़े 3 साल हम रहे हैं तो फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। तो ऐसा होता नहीं है। ऑफिसर देखो ना, एक DPO है, यहाँ से जाएगा लोधरा या लाहौर या मुल्तान, उसने DPO लगना है। तो ऑफिसर मर्ज़ी के अपने रूटीन में आते हैं। अब उसके बाद काम लेने वाले पर डिपेंड करता है कोई किस तरह काम लेता है उनसे। नहीं, आप मैंने ऑफिसर मेरिट वाले की खुद ही रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने सुना है कि आप महकमा तालीम में आपका काफ़ी असर व रसूख था और आपने वहाँ अपनी मर्ज़ी के बंदे लगवाए थे। मैं नहीं इसको समझता। कोई एक वीडियो बता दें, कोई आया ट्रेन में लगते थे, काम उनसे मोहब्बत प्यार से लेते थे, वो काम करते थे हमारे। फिर नहीं, वो काम क्या होते हैं वो जो आप नहीं, लेते काम यही, अब तो खैर नहीं, पहले तो काम यही होता है कि किसी का ट्रांसफ़र करवाना है, वही तो पोस्टिंग बात, करवानी है। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अब टीचर देखो ना, एक टीचर की प्रमोशन हुई है, उसको सपोज मेरे गांव से उठा के उसको चोलस्तान फेंकना है, तो मैं कहूँ यार को नज़दीक दे के कहीं एडजस्ट कर दो। पर काम यही होता है ताकि घर के नज़दीक हो जाए, वो स्कूल भी देखभाल
टाइम से जाए, टाइम से पढ़ाए, अपनी फैमिली का भी उसका सेटअप डिस्टर्ब ना हो। तो ये पार्लियामेंटेरियंस आपके समेत ये थाने में फ़ोन क्यों करते हैं यार, इसको छोड़ दें, इसको भेज दें, इस पे पर्चा दे दें, इस पे ना दें, ये क्यों है ऐसा होता है? ये आपके दौर में तो बहुत ज़्यादा होता रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता। हमारे दौर के जो ईडीओज बैठे हैं ना, कभी उनसे पूछें। ये हडराज का अब भी मेरे हॉस्पिटल के साथ है, मैं आज तक नहीं गया। हडराज का वाला जो थाना है ना, मैं आज तक थाने नहीं गया। एक दफ़ा मैं गया था, आरफ नवाज साहब डीपीओ थे, नया थाना बना था इफ्ताह करने, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे। फ़ोन हम ज़रूर करते हैं कि यार ये बंदा आ रहा है, इसके साथ ज़्यादती ना हो, जो मेरिट है वो कर दें। मेरा ख्याल ये हक भी बनता है। कभी किसी का 19-20 रिजल्ट ऊपर नीचे नहीं किया, क्योंकि इससे हट के अल्लाह की ज़ात को भी जवाब देना है। नहीं, सपोज एक मैं किसी का रिजल्ट गलत बनवा देता हूँ, मेरी वजह से वो 6 महीने अंदर रह के आया कि वो सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देगा, उसकी आने वाली नस्लें मुझे दुआएं देंगी। ये होता नहीं, बस आम लोगों ने कंसेप्ट बनाया हुआ है। नहीं, झूठे पर्चों का तो मैं गवाह हूँ, झूठे पर्चे होते थे। अब मुझे नहीं पता कि फ़ोन आपकी तरफ से आता था, ऊपर से आता था, कहाँ से आता था, लेकिन गलत पर्चा देना, गलत तरीके से छोड़ना, ये हर सियासी दौर में होता है, हर कोई करता है। किसी हद तक होता होगा। बहरहाल मैंने तो कोशिश की हतल वसा। नहीं, अगर ये होता है तो फ़र्ज़ कर होता ऐसे ही है। मेरे पास आते हैं, उनको पता था ये मौलवी आदमी इसने करना नहीं, मेरे पास नहीं आते थे कम से कम। अच्छा, फ़र्ज़ कर डॉक्टर साहब अगर ऐसा होता ही है तो फिर इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि यानी हर चीज़ मेरिट पे ऑटो चलती रहे, कोई उसमें इंटरफेयर ना करे? तरीका यही है। हमारे पास, मेरे पास रूटीन में जो भी आता है ना, अभी आप हराजका थाने हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर तकरीबन वो मेरे दौर के भर्ती हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल साल होगा कि मैंने फ़ोन किया किसी को। हडराजका और आरसी खुतरी मंगला दोनों मेरे हल्के में है ना, मेरा नहीं ख्याल आज तक फ़ोन किया हो। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये 2 साल हो गए। खुद मुझे अब नहीं पता कि हडराजका कौन है SHO और खुतरी बंगला कौन है SHO, दोनों मेरे हल्के में 2 साल हो गए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलत पर्चे करवाते हैं? इतने लाताल्लुक हो गए हैं। नहीं, लाताल्लुक नहीं, लोग बड़े समझदार, लोग समझदार हो गए हैं। लोग खुद ही रास्ते तलाश कर लेते हैं किधर जाना किधर नहीं जाना। और डॉक्टर साहब, ये जो यजमान का हल्का है, ख़ास तौर पर आपका हल्का, और उसमें मैंने देखा है कि रोड्स कुछ काफ़ी अच्छे बने हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, देहात गांव आज भी ऐसे हैं जहां रोड्स नहीं बने और बिल्कुल नाकारा और ख़स्ता किस्म के रोड्स हैं। और मैंने भी ये भी देखा है कि वो रोड आपके हलके में या आपके एरिया में या आपके दौर में वही बने हैं जहां आपका वोट बैंक ज़्यादा था। अच्छा, नहीं देखो ना, नूरपुर से हडराजकर और सारा जहान वहाँ से गुजरता है। खानका शरीफ से 13,000 को बनी है, या हडराजकर रफ़ीक चौक से आमदपुर। असल में बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि पहले हमने ये सारी रोड 2002 वाले दौर में बनी थी, 10 साल हम अपोजिशन रहे, सारी टूट फूट का शिकार हो गई। उसके बाद ये आप देख लें, जो बहावलपुर से यजमान बनी है 92, ये भी हमारे 2018 वाले पर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस दौर में बनी है। उसके बाद जैसे ये जब परवेज़ अली साहब वज़ीर आला बने दोबारा 6 महीने के लिए, तकरीबन मेरे हलके में सारी रोड उस दौर में कंप्लीट हुई है। मैं उनका एहसान मानता हूँ कि उन्होंने शफकत की। कारपट रोड नूरपुर से हडराजका से खुतरी बंगला, गांव की भी चकूक की, ये मेन रोड्स की बात कर रहा हूँ। और ये रफ़ीक चौक, भट्टा चौक जिसको कहते हैं 36 DNB वाला, आमदपुर, यानी मैक्सिमम रोड्स। फिर इससे गांव की लिंक्स रोड 39 DNB, 33 DNB, 32 DNB, 24 DNB, 23 DNB, ये सारी उसी दौर में बनी है। ये डेवलपमेंट जब भी परवेज़ अली साहब आते थे ना, उसी दौर में मैक्सिमम हुई है। ये जो आखिरी दौर में परवेज़ अली साहब ने 6 महीनों में आप पे इतनी करम नवाजियाँ की हैं, आपने वोट परवेज़ अली साहब को दिया था? जी बिल्कुल, परवेज़ अली साहब को दिया। तो इससे पहले आपका इरादा नहीं था, फिर ये कैसा अचानक कैसे नहीं, चेंज हुआ? हम थे शुरू से परवेज़ अली साहब के ग्रुप में थे, हम तो वहीं खड़े हैं। नहीं, तारिक चीमा साहब बैक आउट कर गए थे। नहीं, तारिक चीमा साहब आखिरी दिनों में बैकअप कर गए थे। आखिरी दिन तक तो चीमा साहब परवेज़ अली साहब रहे हैं। आप PC की और ये फ्लैटिस की होटल की वीडियोस निकालने, जितनी मीटिंग परवेज़ अली के इलेक्शन की होती थी, चीमा साहब आगे आगे होते थे आखिरी दिन तक। आखिरी जब 4-5 दिन थे, जब वो 20 सीटों वाला इलेक्शन हुआ है, जिस दिन इलेक्शन हुआ उससे अगले दिन चीमा साहब फिर हुए दूसरी साइड। वो मुझे नहीं पता क्या वजह, क्योंकि हमें तो आखिरी दिन तक चीमा साहब ने स्टैंड कराया था कि आपने इधर ही रहना है, हम रहे हैं उधर। नहीं, परवेज़ अली साहब को वोट दिया। जब चीमा साहब बैकआउट कर गए
आप वहीं स्टैंड करते रहे। ये बड़ा कंट्राडिक्शन है कि वो चीमा नहीं उस टाइम देने 3-4 थे। नहीं, वो चीमा साहब ने आपको कहा था कि आप इधर ही रहें, मैं उधर जा रहा हूँ, या आपने नहीं खुद नहीं, ये फैसला किया? हमारे साथ कोई मशावरत नहीं की थी उन्होंने, आपने खुद फैसला किया? हमने खुद फैसला किया था, क्योंकि हम खुद कड़े शुरू में असल में देखो ना, हम उस घर चीमा साहब ही लेके गए थे परवेज़ अली साहब के साथ। जब इलेक्शन शुरू हुआ परवेज़ अली का, चीमा साहब परवेज़ अली के साथ थे। मैं उम्रे पे गया, विद इन 24 आवर चीमा साहब ने मुझे बुलाया, और इलेक्शन महीना 1.5 बाद हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, हम 10 वोट हैं, रोज़ गिनती होती है, दूसरे पीटीआई वाले काउंटिंग करते हैं, तो आप आ जाओ। मैं विद इन 24 आवर्स वापस आया उमरा से। तो चीमा साहब ने हमें वहीं स्टैंड किया था कि इधर ही रहना है। उनके अल्फाज थे कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है परवेज़ अली एक दफ़ा वज़ीर आला बने। वो फिर आखिरी मुझे नहीं पता क्या मसला बना है, जब वो 20 सीटों वाला इलेक्शन हो गया, फिर अगले दिन चीमा साहब फिर उधर गए। उससे पहले जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने जलसे हुए हैं, परवेज़ अली के चीमा साहब साथ थे। हर मीटिंग में आगे आगे होते थे। बल्कि कुछ लोगों का वहाँ पे एतराज़ होता था कि यार ऊपर चीमा साहब ने हमारे ग्रुप की मुखालफत की, यहाँ परवेज़ अली के साथ है। ये कुछ हमारे बहावलपुर के एमपी ये बातें उठाते थे। उसके बाद ये मेरे इल्म में नहीं है, ये तो चीमा साहब बता सकते हैं क्या वजह बनी, क्योंकि चलें, कोशिश करेंगे चीमा साहब से अगर कहीं बात हो जाए तो। फिर आखिरी जब इलेक्शन हुआ है ये यजमान के हलके का, आप पहले चीमा साहब के साथ थे, फिर आपकी मीटिंग्स हुई सऊद मजीद साहब उनकी फैमिली के साथ, और उसके बाद फिर एक जलसे में आप चीमा साहब के साथ चले गए। तो ये आखिर मामला था नहीं, क्या? नहीं, आप नहीं, कहाँ ठहरे गए थे? ऐसे नहीं हुआ। हमने पहले तो जो मई में इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम हमने एप्लीकेशनें जमा कराई थी। दोबारा हमने एप्लीकेशनें जमा कराई थी जब ये 24 वाला इलेक्शन हुआ, उसका हम विदड्रा कर गए थे। सऊद साहब के साथ किसी प्रोग्राम में हमें एक दिन भी नहीं गए। मुलाकातें ज़रूर हुई थी उनके साथ, लेकिन हमारी थी कि हमने यार सारी ज़िंदगी आप लोगों के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा है, हम सपोर्ट आपकी कराएंगे, सपोर्ट आपकी करेंगे, लेकिन आप आपके साथ जलसों में ये नहीं जाएंगे। अब कुछ दिन ही हुआ तो फिर हमें हो गया कि नहीं आपने चीमा साहब का साथ देना है। फिर वो आखिरी हफ्ता था, लोग उस टाइम एडजस्ट हो गए थे। लोग बहुत समझदार होते हैं, लोगों ने अपनी अपनी जगह बना ली थी। फिर हम आखिरी 4 दिन जो 5 दिन थे वो चीमा साहब के साथ रहे हैं। नहीं, वो आपको किसने कहा था कि नहीं आप चीमा साहब के साथ ही रहें? ये मैं नहीं बता सकता किसने। चलें, ये आपकी सियासी फ़ैसला है, हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते, आपकी अपनी पसंद और नापसंद है। जब आपने 5 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है और लगातार आप जीतते भी रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अलावा भी मैंने सुना है कुछ उम्मीदवार होते थे और आपके करीब करीब गांव से इधर उधर से ही होते थे, और वो चाहते थे कि डॉक्टर अफजल साहब साइड पे हो जाएं। बस ख्वाहिश तो होती है, होगी, मे बी मुझे तो नहीं पता, किसी की ख्वाहिश होगी। नहीं, अब किसी का नाम ना बताएं, वैसे बता दें। थी मैं वही कह रहा हूँ, ख्वाहिश होगी किसी की, नहीं, आप ये किसी की बताएं। ख्वाहिश होगी। अब तो मैं अलहदा हो गया हूँ, अब रिटायरमेंट भी ले ली है, अब ख्वाहिश पूरी कर लें। अब नहीं, इस दफ़ा ही वैसे पूरी कर लेनी चाहिए थी। नहीं आप नाम ना लें, सिर्फ ये बता दें कि ख्वाहिश थी उनकी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ख्वाहिश तो देखो ना, ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है, ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है, ख्वाहिश को तो नहीं रोका जा वो सकता। तो लोग परसीव कर लेंगे कि किन की ख्वाहिश थी। बस वो जो होंगी अल्लाह ताला पूरी करे। जो अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप सियासत, पार्लियामानी सियासत छोड़ चुके हैं? फिलहाल यार 25 साल कर ली, बहुत अरसा कर ली, अब अगली तैयारी करें। सारी ज़िंदगी यही तो नहीं करना। कोशिश की है, ये सियासत एक दलदल थी, अल्लाह की मेहरबानी से, आवाम के, अपने हलके के दोस्तों की मेहरबानी से इस दलदल में बाइज़्ज़त तरीके से वक्त गुज़रा है। तो अब इंसान को ये एक आर्जी ज़िंदगी है, अगली भी ज़िंदगी है, उसकी तैयारी करनी है। तो मैं तो खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितना वक्त गुजर गया बहुत खुश हूँ, और हर अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से ये ज़िंदगी गुजर गई है, तो अगला सफ़र भी जो है वो भी बाइज़्ज़त तरीके से गुजरे, और ख़ात्मा ईमान पे हो, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फ़रमाए। वो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी है, मैं खुश हूँ। डॉक्टर साहब, आप किसी का नाम ना लें, लेकिन मेरे पास इतलात हैं कि चौधरी मोहम्मद अली साहब उम्मीदवार थे आपके मुकाबले में, और अपने हाजी फलक शेर साहब भी उम्मीदवार थे, वो भी चाहते थे मैं MPA का इलेक्शन लड़ूं, आप ना लड़ें। आप ना माने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज में ये मेरे इल्म में ऐसी कोई बात ना मेरे साथ कभी से। मेरे तो भाई हैं दोनों। मोहम्मद अली को तो मैं खुद कहता रहूँ यार आ जाए, मेरी जान छोड़े, आप इलेक्शन लड़ें। उन्होंने, मेरे नहीं ख्याल में कभी उन्होंने ऐसा सोचा हो। डॉक्टर साहब, आपने 20-22 साल सियासत की, ज़ाहिर है यहीं से सीखा, आपका तजर्बा रहा। आप अपने बाकी साथियों को जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए कोई मैसेज दे दें कि आपको सियासी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि आवाम की खिदमत करें,
अल्लाह की मखलूक को राज़ी रखे तो अल्लाह राज़ी होगा। बस एक ही मैसेज है, अल्लाह की किसी के साथ ज़्यादती ना हो। किसी के साथ ज़्यादती होगी वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो अल्लाह की ज़ात माफ़ नहीं करेगी। कोशिश करें वोटर क्या करे? लोगों की खुशियों में शामिल हों, गमियों में शामिल हों, लोगों के दुख बांटें। वोटर को भी चाहिए, असल में तो वोटर को चाहिए ना, अगर सिलेक्शन करने से पहले 100 दफ़ा देखें यार मैंने एक पर्ची डालनी है, पर्ची की इमानत है, उसको डालूं जो इस पर्ची का हक सही अदा करे, ना कि मेरी पर्ची आगे जाके बेचे। बस वोट को पर्ची डालने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि यार मैंने ये पर्ची डालनी है। वो वोटर भी देखता है ना, यार ये ग्रुप इस साइड पे है, मैंने दूसरी साइड पे जाना ही जाना है। अच्छा, वो नहीं जानता होता कि दूसरे कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी का है, नहीं वो उसने देखना कि हमारे ये चौधरी इस साइड पे है, मैंने इनकी मुखालफत करनी है। तो वोट फिर बाद में पछताता है, पर्ची डालने के बाद में पछताता है कि यार ये क्या हो गया। तो वोटर को भी बहरहाल सोच समझ के अपनी ये इमानत है जिसका हक है उसको देनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी तो आपने शफ़क़त, आपकी मोहब्बत है। ये थे डॉक्टर मोहम्मद अफजल, बहुत ही शफ़ीक इंसान, बहुत ही अच्छे डॉक्टर, और इनकी ख़ास बात यह है जो काबिल तारीफ़ है और हमें करनी भी चाहिए, ऐसे लोगों को इनकरेज भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमसे बड़े हैं, कि जिस तरह ये अपने हलके में, अपने इलाके में मेडिकल की फ़ील्ड में लोगों को सर्विसेज देते हैं, उस तरह हर डॉक्टर को ऐसे चाहिए कि इकनॉमिकल बनाए चीज़ों को, लोगों को सर्विसेज दे। ख़ास तौर पे हेल्थ में मेडिसिन बहुत महंगी हैं, इलाज बहुत महंगा है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं कम से कम वो ज़रूर किया करें ताकि गरीब आदमी इलाज जैसी सहूलत से महरूम ना रह सके। बाकी अल्लाह ताला दिलों के हाल वही जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला सब पे रहमत फ़रमाए, सब पे मेहरबानियाँ फ़रमाए। आपका अगर कोई सवाल है डॉक्टर साहब के बारे में, आप कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल, कोई क्यूरीज़ होंगी तो फिर कभी हम डॉक्टर साहब से टाइम ले लेंगे तो आपके सवालात के जवाब दे देंगे। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।